पीएम ने भारत ईयू के बीच एफटीए का ऐलान कर दिया है। भारत ईयू के बीच बड़ा समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भारत ईयू के बीच ऐतिहासिक एफटीए हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है, पीएम ने समझौते को मदर ऑफ डील्स कहा है, यानी सभी डील से ऊपर ये एक अहम डील जिसको मदर ऑफ डील्स कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समझौता देश के लिए होने वाला है। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौता, ये पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता बड़े अवसर लेकर आएगा। भारत पर दुनिया का भरोसा और बढ़ेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, यानी भारत की भूमिका ग्लोबल पार्टनरशिप पर कितनी अहम रहे, बाकी देशों के साथ साझेदारी के साथ देश किस तरीके से आगे बढ़े और अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपने आप को मजबूत करना, यही भारत का लक्ष्य है। और 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो बात और जो लक्ष्य की बात सरकार करती है, पीएम मोदी करते हैं, उस दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और समझौता भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता साइन हो चुका है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया। आंचल यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारी के साथ बनी हुई है। आंचल, एक बहुत बड़ी डील जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है
और आप इसी तथ्य से इस एक स्लोगन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा समझौता है। लगभग लगभग 90% सामान पर टैरिफ कम होगा। समझौता लागू होने में भले ही समय होगा, लेकिन पूरा फायदा देश को होने वाला है। अर्थव्यवस्था के अगर हम दिशा से देखें तो बिल्कुल, देखिए इस यूरोपीय संघ के साथ में जिस तरह से तमाम डील जो है हमारी साइन होने हैं, व्यापारिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 90% हम लोगों को देखिए टैरिफ पर रियायत इसमें मिलने वाली है। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका और भारत के इस वक्त जो रिश्ते चल रहे हैं वो कह सकते हैं बड़े ही व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे में लगातार ट्रंप की विश्व के तमाम देशों को टैरिफ की बार बार धमकी दिए जाना, तो ऐसे में देखिए भारत ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब किया है। जिस तरह से यूरोपीय संघ के प्रमुख जो हैं भारत आए और भारत दौरे पर लगातार बने हुए हैं और कल देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रमुख शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में देखिए उन लोगों की मीटिंग जो है वो चल रही है, यानी कि कह सकते हैं कि मुलाकात, मीटिंग। और आने वाले समय में जिस तरह से यूरोप के देशों के साथ में व्यापार के रास्ते जो हैं वो आसान होंगे, इससे सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत होगी और ये भी माना जा रहा। ठीक है आंचल, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को लेकर, आपने जानकारी साझा की उसके लिए। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। करोड़ी सिंह जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिताली निकोरे जी अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं DK गुप्ता जी आप के साथ कर लेती हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता जी, क्योंकि हम अगर इसको इस दिशा से देखें, क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था पर जोर देता हुआ भारत नजर आ रहा है और अभी हाल फिलहाल में ही एक ये बयान भी दिया गया था कि हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। द्रौपदी मुर्मू ये कह रही थी। क्या उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाए? और ये समझौता, इस समझौते को कैसे देखते हैं आप? देखिए मनीषा जी, मेरी जो थ्योरी है जरा सा बिल्कुल हटके है। और मैं जिस दिन टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, मैं उस दिन बड़ा खुश था, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए जिसके पास अपार अपॉर्चुनिटीज है वो सोया हुआ था। अब इस टैरिफ को देख लीजिए, इस FTA को 18 साल से इसकी बातें चल रही थी। एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, ऑफिशियल कार्रवाई होती थी, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती थी यूरोप में जाके, वहां पर से फिर आके अपना खाना पूर्ति हो जाती थी। लेकिन 2-3-4 महीने के अंदर इस पर सारे शेर जगे और आज FTA पे मुहर लग गई है, एटलीस्ट सैद्धांतिक तौर पे। इसी तरह से ओमान से हमारा समझौता, मिडिल ईस्ट में हमने पैर रखा, हमने न्यूजीलैंड में रखा पैर, हमने इसी तरह से इंग्लैंड से समझौता किया। ये सारे समझौते बहुत सालों से पड़े हुए थे। इस टैरिफ ने भारत को जगाया। रेयर अर्थ में जो झारखंड और अर्थ क्षेत्रों में रेयर अर्थ पत्थरों के अंदर पड़े हुए हैं, उसके लिए हमने 15,000 करोड़ के राशि निर्गत की। तो हमने इस सारी चीजें तब की जब टैरिफ लगा। मतलब हम होता ना, जैसे पौधे को जरा सा पानी कम दीजिए तब ज्यादा जड़ें उसकी मजबूत होती हैं। तो ये बड़ा एक अवसरवाद था, अवसरवादिता का था, जो कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया भारत पे। तो उसके बाद भारत की सारी चीजें ऐसे जैसे कैटलिस्ट ढंग से केमिकल रिएक्शन होने लग गया। तो एक टैरिफ अगर 2047 में भारत को अगर जाना है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और पीएम तो ये कोविड से कहते आए हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाला देश है भारत। जी, आपदा में अवसर ढूंढने वाला देश है। और उन्होंने, मोदी जी की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि वो हर चीज को बड़े पॉजिटिव ढंग से देखते हैं। और यहाँ पे जो FTA हुआ उससे भारत को 2-3 चीजें बड़ी गौर देने वाली। देखो, भारत को 45 करोड़ की जनता का एक नया मार्केट मिल गया। और वो जनता, मैं बता दूं आपको कि 45 करोड़ की जनता यूरोपियन यूनियन की है, लेकिन 140 करोड़ की जनता से ज्यादा परचेजिंग पावर है उनकी। भारत से ज्यादा परचेजिंग पावर रखते हैं यूरोपियंस। उनकी क्वालिटी, अब जो सामान खरीदते हैं उनके पास क्वालिटी है, तो वो ज्यादा है। दूसरी बात कि हमको उसके साथ साथ $20 ट्रिलियन का एक और मार्केट मिल गया है। भारत का अभी मार्केट 4.1 ट्रिलियन है। भारत भले ही चौथी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन भारत का अगर पर कैपिटा अगर हम देखेंगे GDP तो बहुत ही कम है। तो अगर उससे देखेंगे तो हम शायद 50वें 60वें पोजीशन पे भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था बनेंगे अभी भी। तो भारत को भी बहुत कुछ करना है। और ये FTA जो है उससे 2-3 चीजें भारत की बड़ी स्ट्रांग होती जा रही हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर भारत का महत्ता बढ़ा है। इसके बाद भारत, जो यूरोपियन यूनियन जो बहुत बड़ा बार्गेनर ब्लॉक माना जाता है दुनिया के अंदर, वो अमेरिका से भी नहीं झुकता है बार्गेनिंग करने में। और भारत के साथ अगर उसने अगर इस डील को किया तो बहुत ठोक बजा के किया है।
तो ये मैसेज दुनिया के और देशों को जाता है कि जब यूरोपियन यूनियन ने भारत से कर लिया, तब तक भारत के अंदर एक परिस्थितियां व्यापार करने की बहुत अच्छी हैं इस समय। तो भारत के साथ वो भी जरा सा इजिली आ जाएंगे। दूसरी बात, एक भारत को जो लेवरेज मिलेगा अमेरिका के साथ, जो टैरिफ पे जो अभी एफटीए पे जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें भारत को अभी एक्स्ट्रा बार्गेनिंग के पावर मिलेगी इसके बाद जैसे। तो भारत को ना ओवरऑल बहुत सारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल तो और होगा ही और होगा, और लगभग अमेरिका 50। को थोड़ा सा फिर कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आना पड़ेगा। अभी तो अमेरिका जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में नहीं है। अभी तो जी अमेरिका को लग रहा है कि ठीक है, अब मैं जो टैरिफ लगा रहा हूं, या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि टैरिफ का भुगतान तो करना ही पड़ेगा और टैरिफ के आगे तो दुनिया झुकेगी ही। लेकिन ये गलत फहमी है अमेरिका की भी, और ये जो एफटीए है, ये जो समझौता है, ये इसकी बानगी है कि अभी आप चलते जाइए, समय के अनुसार सब चीजें परिवर्तित होंगी। ठीक है, मिताली जी का रुख कर देती हूँ। मिताली जी, आप कैसे इस डील को देख रही हैं? आपका नजरिया कैसे इस डील को देख रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे डिबेट में लाने के लिए। सबसे पहले तो ये जैसे सर ने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज दुनिया को आज जा रहा है, और जिस तरह से वो मैसेज जा रहा है वो भी बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो जो उर्सुला वॉन डर लेyen है, उन्होंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम के पेज पर बहुत सारी रील्स एक्चुअली लागू करी हैं, जिसमें वो इस डील की जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में कॉमन लोगों को बता रही हैं, यूरोप की जनता को बता रही हैं और पूरे विश्व की जनता को बता रही हैं। और उन्होंने डावोस जैसे फोरम पर सबसे ज्यादा इस डील को ही हाईलाइट करा है, ऐसे बोला मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि ये सारी डील्स के ऊपर उनकी एक डील है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए भी है क्योंकि आप ये देखिए कि यूरोप अभी उन्होंने 4 या 5 डील्स बहुत जल्दी में साइन करी हैं। उन्होंने लैटिन अमेरिका के साथ डील साइन करी है, वो कनाडा के साथ डील नेगोशिएट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। चाइना के साथ वो अपनी डील ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं, और अब ये भारत की डील है। तो वो ये कह रहे हैं कि बाकी सारी डील्स एक तरफ और ये मदर ऑफ ऑल डील्स एक तरफ। ये क्यों कह रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। भारत उनके लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ऑफ कोर्स मार्केट है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑलरेडी यूरोपियन कंपनीज के लिए, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो। और यहाँ पे टैरिफ रिडक्शन पाना एक बहुत बड़ी यूरोप के लिए विन है, मैं कहूंगी। लेकिन दूसरा ये भी है कि भारत देखा जा रहा है ऐसा देश जो कि टेक्नोलॉजी में आगे है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आगे है, और यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर को इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन में नए बिजनेसेस को बर्थ कर सकता है। नए स्टार्टअप्स की ये जन्मभूमि है, और यूरोप के लिए भी ये एक डायनेमिज्म जो इकोनॉमी का कहते हैं वो वहां पर नहीं है और यहाँ पर है, इसलिए वो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से यूरोप आगे आया है हमारे साथ काम करने के लिए, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत के लिए भी और यूरोप के लिए भी। ठीक है, मैं करोड़ी जी का रुख कर लेती हूँ। करोड़ी जी, इस डील को आप कैसे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। लेकिन क्या हम इसको जो टैरिफ लागू कर रहे हैं, या फिर जो टैरिफ की गीदड़ भभकी देते हैं, या टैरिफ लागू कर ही देते हैं, या ये जो समझते हैं कि हमारे टैरिफ के आगे दुनिया झुकेगी, ये उनके खिलाफ एक ऑर्डर सेट हो रहा है, एक धड़ा मजबूत हो रहा है, इसको मान लिया जाए क्या ऐसे भी? देखिए मनीषा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो समझौता हो रहा है वो किसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, ये लंबे समय तक प्रक्रिया चल रही थी, और भारत की अपने आर्थिक विकास के लिए ये रणनीति रही है कि वो सहयोग और सहभागिता 3 प्रमुख सेक्टर्स में कर रहा है। वो व्यापार है, रक्षा है और इन्वेस्टमेंट है, और तीनों में ही लंबे समय से भारत की ये रणनीति रही है। लेकिन कोई विशिष्ट समझौता होता है तो उस समय कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो दोनों पक्षों को नजदीक लाती हैं, और जैसा मिताली ने कहा, दोनों को फायदा होता है तभी समझौता होता है। तो यूरोपियन यूनियन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ये एहसास कर लिया था कि अमेरिका के साथ उनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए पिछले मार्च में यूरोपियन यूनियन ने अपना एक रेडीनेस 2030 रिपोर्ट तैयार किया, और उसमें कहा कि यूरोपियन डिफेंस है और रिफॉर्म यूरोप हम करेंगे,
और उसके लिए उन्होंने ये प्लान किया कि हमें अमेरिका से डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये तो यूरोपियन यूनियन की स्थिति रही। भारत की स्थिति ये थी कि भारत किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। भारत अपनी डिफेंस के लिए रशिया पे लंबे समय तक डिपेंडेंट रहा, लेकिन धीरे धीरे भारत डाइवर्ट कर रहा था और डाइवर्जन अमेरिका की तरफ भी करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका का जो दृष्टिकोण था वो भारत के हित को लेके कोई ज्यादा सकारात्मक नहीं था। तो भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए, जैसे फ्रांस से किया, स्पेन से, जर्मनी से, अपनी डिफेंस के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ है, ये लंबे समय तक प्रक्रिया चल रही थी। तो यूरोपियन भारत का अभी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि वो दो तरह के द्विपक्षीय समझौते करना चाहता है। एक तो एक कंट्री के साथ व्यापार फ्री ट्रेड, और दूसरा जो समूह है देशों का उनके साथ। तो यूरोपियन यूनियन के साथ तो हो गया है, लेकिन जो लैटिन अमेरिका के अलग अलग रीजनल संगठन हैं, जैसे सिका है, मर्कोसुर है, उनके साथ भी प्रेफरेंशियल ट्रेड समझौता भारत करने जा रहा है। इसी तरह अफ्रीका के साथ। तो भारत ने जो ट्रंप ने टैरिफ के थ्रू एक दबाव की कूटनीति चली थी, उसको भारत सक्सेसफुली डाइवर्ट कर रहा है, ओवरकम कर रहा है इस तरह की स्ट्रेटेजी से। और यूरोपियन यूनियन भी ये चाहता था कि उनकी अमेरिका के दबाव की कूटनीति से हटके तो दोनों देशों का, दोनों समूह का हित आपस में सामंजस्य बैठ रहा था। तो इस समझौते की तरफ जा रहे हैं। तो अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे वो डिटेल्स तो अभी सामने आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही देशों को फायदा होगा। भारत यूरोप को जो कंज्यूमर गुड्स चाहिए, जिसके लिए पूरी दुनिया की चीन पे निर्भरता है, क्योंकि भारत का भी व्यापार चीन के साथ बहुत ज्यादा है और चीन के साथ डेफिसिट भी बहुत चल रहा है। तो भारत भी ये चाहता है कि भारत चीन से हटके, क्योंकि चीन की जो नीति है भारत के ही नहीं, दूसरे देश भी चीन पे, यूरोप भी ये नहीं चाहता कि चीन पे निर्भर रहा जाए। तो भारत के जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके लिए यूरोप में बहुत बड़े अवसर होंगे, और उन अवसर के साथ साथ यूरोप की जो तकनीकी है वो भारत में आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर जॉइंट इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो दोनों के पक्षों के लिए बहुत मजबूत होगा। और भारत की जो रणनीति है, लेकिन इस बातचीत को पटरी पर लाने की वजह अमेरिका का बढ़ता दबाव भी बना। आप मानते हैं सर कि टैरिफ लगातार लगा रहा था अमेरिका, और अमेरिका का ये जो बिहेवियर था, ये जो रवैया था, ये इस बातचीत को जल्द से जल्द पटरी पर लाने का एक वजह बना, एक मुख्य कारण बना? देखिए, हाँ मनीषा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कारण है। यूरोपियन यूनियन वाले बहुत ही स्लो और रिगोरसली आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने ट्रंप के आते ही एहसास कर लिया था। जैसे मैंने बताया कि पिछले मार्च में ही उन्होंने रेडीनेस 2030 प्लान बना लिया था। डिफेंस और आर्थिक विकास दोनों ही दृष्टि से वो अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना चाहते थे। तो वो डाइवर्ट करते तो चाइना पे निर्भरता भी उनके लिए कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी उन्होंने। तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में भारत को बहुत ही अच्छा एक वायबल कोऑपरेशन का अल्टरनेटिव पाया, और इसीलिए तो मर्कोसुर वगैरह से भी उन्होंने कर लिया। तो यूरोप वाले अलग अलग देशों से, अमेरिका और चीन दोनों से हटके सहयोग और सहभागिता करना चाहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट में है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन का जो हितों का सामंजस्य है उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो एक मील का पत्थर है। सहयोग और आगे बढ़ेगा। ये प्रक्रिया है। सहयोग कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होता है कि आज हो गया तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस इसी पे चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि और आगे बढ़ेंगे। डीके गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि अभी कितना समय और लगेगा? हालांकि वर्बली तो ये कहा जा रहा है मौखिक तौर पर कि 5 से 10 सालों का समय इस पूरे समझौते को लागू होने पर अच्छी तरीके से लगेगा, और उसका असर भी फिर तभी देखने को मिलेगा। आपका नजरिया क्या कहता है? क्या सब कुछ ऑल ओके है? क्या एक पर्टिकुलर क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा? जरा इसका आकलन क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बेसलाइन है, सबसे पहले हम अपने घर का बेसलाइन बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर हम करते हैं। तो बेसलाइन तैयार हो गया, एक सैद्धांतिक समझौता हो चुका है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे, और अभी डिफेंस में भी आज समझौता हुआ है।
तो एक बेसलाइन तैयार हो गया, लेकिन इसमें से 4 से 5 साल, 3 से 4 साल कंप्लीटली, क्योंकि हर एक चीज पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे, और उनमें भी कुछ अभी बीच बीच में तलखियां आएंगी जिस पर कि फिर से इनके प्रतिनिधिमंडल बैठेंगे। तो ये चीजें कम से कम 3 से 4 साल तक चलेंगी, 5 से 4 साल, हाँ, लेकिन कुछ चीजों में आपका जो है तुरंत जो फायदा मिलेगा। एक तो मैं जो पहले बताया कि भारत का एक अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा कि भारत ने जब ईयू से समझौता कर लिया, मतलब भारत के अंदर बिजनेस, ईस्ट टू बिजनेस जो है माहौल बना हुआ है। और दूसरा चीज है, जैसा कि मर्कोसिर से भी इन्होंने किया है यूरोपियन यूनियन ने, उससे क्या होता है, वो 27 देश हैं, और 27 देश सभी ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री हैं, कुछ अनडेवलप्ड कंट्री भी वहां पे हैं। तो उनके साथ जो यूरोपियन यूनियन का समझौता हुआ है, तो वो जो उनके बीच में होगा, उसकी परिपूर्ति कॉम्प्लीमेंट भारत भी करेगा। तो भारत को एक और मार्केट मर्कोसुर थ्रू ठीक यूरोप है। मिल रहा है। तो इन सब चीजों से यानी निश्चित भारत तौर को पर इसे अगर कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था के तौर पर और इकोनॉमिक फोरम पर भारत को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए और इस पर चर्चा